अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। निगरान दौरे हुकूमत में 9 मई पर जो एक तहकीकाती रिपोर्ट बनाई गई थी वो पेश हो गई कैबिनेट के अंदर। उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उस पर बात करेंगे कि आगे क्या इस रिपोर्ट के मुताबिक मामला चलेगा या फिर पुरानी रिपोर्ट थी, इसी वजह से उस पर कुछ ज़्यादा तवज्जो इस हुकूमत ने भी नहीं दी। हत्ता कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि ये अभी आधी रिपोर्ट है, इसको इतना सीरियस नहीं लेना। मतलब दीज वर ये मफहूम था उसका। अब उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर नेशनल रेकंसिलिएशन। जरूरत है इस वक्त की कि कौमी सतह के ऊपर मुसालहत की जाए, बातचीत की जाए। साथ ही साथ वहां पे कहा जाता है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, कमेटी के अरकान को दिखाए गए थे, कि जिससे ये साबित होता है कि 9 मई में के रोज जो हमले हुए थे 2023 में, उनकी प्लानिंग में इमरान खान का और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का किरदार था। इससे पहले हम बार बार इस बारे में बात कर चुके हैं। DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब का बयान ISPR ने दिया, जिसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिक्रा था। कहा गया कि हमारे सब्र को आजमाया ना जाए, हमारा सब्र लामहदूद नहीं है। कुछ ब्रेक थ्रू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये डेडलॉक यूं ही बरकरार रहेगा। एक साल गुजरने के बाद आई रिपीट कि ये हमारा ख्याल था कि कुछ सर्द मोहरियां कम होंगी, कुछ बर्फ पिघलेगी, को बातचीत की तरफ कम से कम सिलसिला जाएगा। लेकिन दोनों साइड्स एक्सट्रीम पोजीशंस लेके खड़ी हैं। ऐसे में मैं कहूंगा कि ठंडी हवा का झोंका कुछ ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहां कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई बातचीत हो, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान, एक हैसियत है, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। मैं अभी ऑफ कैमरा आपसे अपने जज्बात का इजहार कर रहा था कि अजीब मायूसी सी होती है, क्या मामला आगे बनने जा रहा है। ये बात नहीं करना चाहते, वो भी बात नहीं करना चाहते। बात नहीं होगी तो बात कैसे चलेगी आगे? आपको क्या उम्मीद नजर आती है सर? इज देयर एनी चांस फॉर अ ब्रेक थ्रू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक थ्रू हमेशा जो है वो एक कानून के और आइन के दायरे में रहते ही हुआ करता है और उसी के अंदर ही हो सकता है। इस वक्त अगर आप देखें जो कुछ हो रहा है वो एक कोशिश हो रही है, जिसके अंदर कोशिश ये है कि कुछ भी ना हो। देखें, किसी पुरानी रिपोर्ट का उसमें कैबिनेट में पेश हो जाना, पुरानी रिपोर्ट्स के कमेंट्स का आ जाना, इट मीन्स नथिंग। रिपोर्ट्स का कोई मफहूम नहीं होता। अगर इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत थी कि एक ऐसा वाक़या हुआ था 9 मई की शक्ल में, जिसके बारे में जो इदारे हैं वो चाहते थे कि उनके ऊपर हुकूमत इक़दाम ले, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये कदम उठाया है। और हर मुल्क में ऐसे वाक़यात पर हुकूमतें इक़दामात किया करती हैं, रिपोर्टें पेश नहीं किया करती। और ऐसे अमल के इक़दाम जो था वो एक ही था कि आप अदालत के अंदर इस्तगासा पेश करते, आप अदालत के अंदर केस बनाते और जो ग्रीवियंसेस जिनके थे उनको बताते कि फ़लाँ 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 आपके मुजरिम मुल्ज़िम हैं, और फिर अदालत का काम था कि उनको मुजरिम डिक्लेयर करती। अब 1 साल बाद हुकूमत अपने कैबिनेट मीटिंग में एक रिपोर्ट पढ़ रही है और अदालतों के अंदर कोई इस्तगासा पेश नहीं हुआ। पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त रिकन्सिलिएशन और जो इदारों की ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस ना करने की जिम्मेदारी किसी मुल्ज़म के ऊपर नहीं है, बल्कि हुकूमत के ऊपर है। और मेरा ये ख्याल है कि इस इशू के ऊपर रिकन्सिलिएशन तो सिर्फ इंसाफ के ज़रिए हो सकती है कि जिन्होंने जुर्म किया है उनके बारे में आप क्लियर कर देखें। अगर किसी का कोई जुर्म है उसमें कोई रिकन्सिलिएशन की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन मुजरिम डिक्लेयर करने का अख्तियार किसी वज़ीर आज़म या किसी अख्तियार में बैठे हुए किसी फ़र्द मेरे या आपके पास नहीं है। वो सिर्फ एक जगह है जहाँ से मुजरिम को मुल्ज़िम को मुजरिम बनाया जा सकता है और वो अदालत है। अमेरिका चले जाए, बरतानिया चले जाएँ, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी जुर्म होता है उस जुर्म की सज़ा अदालतें देती हैं और स्पीडीली देती हैं। ऐसे वाक़यात में ये उनका राइट है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत जो किरदार अदा कर रही है वो ये कर रही है कि आग डालो। उनको हैरानी है कि 1 साल के बाद सजा नहीं हुई। अगर उनको हैरानी है तो मुझे तो उनसे बहुत ज्यादा हैरानी है। वजीर आजम साहब को हैरानी है, काबीना के बहुत सारे वज़रा हैं, वो कहते हैं कि अभी तक 1 साल हो गया, सजा नहीं हुई। इरफान सिद्दीकी साहब ने उस पर कॉलम बांध दिया पूरा। मैं हैरान हूं, लोग हैरान हैं कि पावर आपके पास है और क्यों नहीं हो सका 1 साल के अंदर ये सब कुछ। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं?
है जी। मतलब ये है कि जिनकी ड्यूटी थी, अब जिनका काम है, जिन्होंने, जिनके अलावा कोई काम, ये काम कोई कर नहीं सकता। देखें ना, जी। हुकूमत के अलावा किसी के बारे में अदालत के अंदर कोई इस्तगाजा पेश नहीं कर सकता। इस केस के अंदर तो मुद्दई खुद हुकूमत हुआ करती है, तो हुकूमत किधर है? तो लिहाजा इस वक्त जो मैं हमेशा रिकंसिलिएशन की बात करता हूं और अभी भी करूंगा, मैं नहीं समझता कि असल फरीक जिनको बाहमी तौर पे एक दूसरे के सामने ला के खड़ा किया जा रहा है, ये तासुर बनाया जा रहा है कि वो बहुत एक दूसरे के साथ टकराने के लिए तैयार है, वो तो दोनों अपनी अपनी हक की बात, वो कह रहे हैं जी हमें जेलों में रखा गया है, हमारे खिलाफ जो लाना है लेके आओ। दूसरे कह रहे हैं कि जी हमारे एक तौहीन की गई है कौमी इदारों की, कौमी इमलाक की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोनों बातों में कहां पे गलती है? दोनों जायज है। और अब ये कर कौन सकता है? आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं? नहीं, ये करना उन्हीं का है जो मजमून लिख रहे हैं या जो रिपोर्टें पेश कर रहे हैं। तो इसलिए इस सूरत हाल में जो भी, और ये मैं बता रहा हूं कि हुकूमत इस वक्त जिस तरीके से इस एक नाइंसाफी या एक जुल्म या एक गलत इकदाम को किसी अंजाम तक पहुंचाने के रास्ते में रुकावट बन के उसके ऊपर सियासत खेल रही है। मतलब उधर तो हॉकी खेल रहे हैं, ये सियासत खेल रहे हैं 9 मई के ऊपर। भाई ये सियासत का मुकाम नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने का मुकाम नहीं है। किसी वजीर आजम या किसी सदर या किसी के बयान के जरिए किसी को आप मुजरिम नहीं बना सकेंगे। अगर आपने कुछ करना है तो आप इंसाफ लाएं, और इंसाफ वो जो अदालत में साबित हो सके। लिहाजा ये आप मेरी बात नोट कर लें कि इस सारे सीन के अंदर जो एक स्मोक स्क्रीन डेवलप की गई है, जिन लोगों को आपस में हम एक दूसरे से टकराने का तासुर देना चाहते हैं, उन दोनों का ग्रीवियंस एक ही है। अब आप ऐसी सूरत दुरानी में आप साहब, मुझे बताएं तहरीके इंसाफ की मैं सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि इट इज़ अंडर कंसिडरेशन, सुप्रीम कोर्ट एक रेफरेंस भेजा जा सकता है। मतलब वो बात तो वो कहीं और लेके और ही आगे लेके चले गए हैं। वो ये आपके ख्याल में ये पॉसिबल होगा ऐसा कुछ करना? और ये क्या मूव है? मतलब इस वक्त बजाय इसके कुछ पानी डाला जाता, वो तो पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली इस वक्त जो हुकूमत है, देखें हुकूमत का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो थिन एयर पे खड़ी हुई एक रियलिटी है। मेरे से किसी ने पूछा कि हुकूमत कितने दिन चलेगी, मैंने कहा जब चलना शुरू होगी तो मैं बता दूंगा कितने दिन चलेगी। इस वक्त हुकूमत का अपना इशू ये है कि उसकी अपनी इलिजिटिमेट स्टेटस जो है वो उसको मजबूर कर रहा है कि वो इतनी गर्द उड़ाए कि उस गर्द के अंदर वो अपनी जगह पे बैठी रहे। ऐसी सूरत हाल में मैं ये मुतालबा करता हूँ, और मैंने किया भी है, कि आप तमाम इश्यूज के रिजॉल्व के लिए पार्लियामेंट के इदारे को इस्तेमाल करें। कोई मुज़ाकरात जिन्होंने नतीजा खेज होना है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकते हैं, और पार्लियामेंट में उस वक्त होंगे जब आप आवाम के मैंडेट को एक्सेप्ट करेंगे। देखें, आवाम वोट का हक और अख्तियार, हुकूमत का अख्तियार देने का हक सिर्फ और सिर्फ आवाम के पास है। अवाम अगर किसी को अख्तियार देते हैं और कोई हुकूमत उसको अख्तियार को अवाम के नुमाइंदों तक नहीं पहुंचने देती, तो वो ऐसे ही है जैसे कि पानी के आगे रेत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही हो। ये खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे, और हमेशा बहते रहे हैं ऐसी हकीकतें जो है। और ये चीज़ें ऐसे मुल्क में जो बना ही एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए था। आपको पता है पाकिस्तान का क़याम किस तरह हुआ था? उसमें जो कमीशन बना था वो पॉलिटिकल कमीशन था। इवन अदालती कमीशन ने भी पाकिस्तान नहीं बनाया। पाकिस्तान उस कमीशन ने बनाया जो सियासतदानों पे मुश्तमिल था, और दूसरी तरफ एक गैर मुल्की ताकत होने के बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने उनके साथ बैठ के अपने लिए एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन कार्व किया। इस वक्त भी जरदारी साहब जिस इमारत में बैठे हुए हैं, वो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, वो इस वक्त सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस हैं। इस वक्त ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि
कि इतनी बड़ी इमारत, इतना बड़ा इख्तियार, इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी मतलब कौम की सेक्रीफाइस पे बात है दुरानी साहब, लेकिन उनकी उनको तो इमारत चल रही है। अपने एक पाव गोश्त से सरोकार है इस वक्त, उसके लिए चाहे वो जमहूरियत की गाय कुर्बान हो जाए। लेकिन आखिरी बात, सिर्फ आरिफ अलवी साहब को इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपने कोशिश की, मुशाहिद हुसैन साहब ने कोशिश की, जनरल साहब एक वो उन्होंने कोशिश की, वहां पे तो नहीं निकला। आगे कोई उम्मीद है? वो कहते हैं हमने बात नहीं करनी, ये इसरार कर रहे हैं फिर भी कि हम वहीं पे बात करेंगे विद द पावर्स दैट बी, जहां से पावर फ्लो होती है। क्विकली सर। देखें, आज मैं आप ही के तवज्जुह से ये बात कह रहा हूँ कि ये इशू रिजॉल्व करने के लिए अब पॉलिटिशियंस को एक पॉलिटिकल कमीशन बनाना चाहिए, जिसका इनिशिएटिव लेना जो है वो उन्हीं लोगों का है जो अभी पाव गोश्त पे आपका ख्याल है राजी बैठे हुए हैं, उनको लेना पड़ेगा। वरना आपको मैं ये बता दूं कि तमाम जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पार्लियामेंट हो, वो सेनेट हो या वो प्रेसिडेंट्स ऑफिस हो, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट को बनाते हैं। पार्लियामेंट्री रिजॉल्व के लिए और जो रिकन्सिलिएशन की इस वक्त मूवमेंट को मैं खुद देख रहा हूँ और मुझे आइडिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। ये सियासतदान जो हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़े दिनों में ये आपस में एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, क्योंकि इस वक्त किसी के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं आ रही। और आप देख लेंगे कि मियाँ साहब से लेके जरदारी साहब से लेके तमाम सियासतदानों को ये कहना पड़ेगा कि आपस में आओ मिल के बैठे, बिल्कुल, वरना और इसलिए राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान भी कल आया आज, वो ये था, नवाज शरीफ साहब इमरान खान की रिहाई पर तैयार हैं और आइन के दायरे में तमाम सॉल्यूशंस जो है वो आइन पाकिस्तान प्रोवाइड करता है और मुताल्लिका फोरम पार्लियामेंट है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली दुरानी साहब। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ सेनेटर मोहम्मद साहब होंगे, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। तहरीक इंसाफ कहती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आगे सोल्यूशन आईने दस्तूर है पाकिस्तान के अंदर है सिर्फ। एट द सेम टाइम जब ये कहा जाता है कि हम बात वहाँ पे करेंगे जहाँ पे पावर है, ज़ाहिर है कि फ़ौज की बात की जाती है, तो ये तो आइन के दायरे में रहकर फ़ौज से कैसे बात हो सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि दो चीज़ें हैं, एक विश है और एक रियलिटी है। विश ये है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो और अगर हम आइन के मुताबिक चलें तो शायद पाकिस्तान तरक्की कर जाए। चूँकि हम लोगों ने शुरू से ही आइन के ख़िलाफ़ चलते रहे और हमारे जो सारे इदारे, खाली एक इदारे की बात नहीं कर रहे, हमारी इवन सुप्रीम कोर्ट भी आइन के मुताबिक नहीं चलती। हालांकि वो आइन की रखवाली है, हेल्प करते रहे कि आइन की पामाली हो। हमारे पॉलिटिशियंस वो भी आइन की पामाली में उन लोगों ने पूरा किरदार अदा किया है। हालांकि आइन उन्होंने बनाया था, लेकिन जिन्होंने आइन बनाया था उन्होंने ही डेमोक्रेसी के छींचड़े हटा दिए थे जब 160 या 170 सीटों वाली जमात को इख्तिदार ना देकर 80 सीटों वाली को इख्तिदार ले लिया था और वो अपने आप को पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के सबसे बड़ा बाप समझते हैं। हालांकि उसी ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो अगर हम लोग सही मानों में आइन के मुताबिक चले और हम लोग एक दफ़ा अपनी ये जो पार्टी की अनाव है ना, उनसे बाहर निकल के देखें तो फिर हम लोगों को वाकई पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों गलत चल रहे हैं। तो ये तो है वो चीज़ जो हम सबकी ख्वाहिश होती है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखा जाए तो वैसे तो सबसे बड़ा स्टेक अवाम का है और अवाम ने अपना मैंडेट दिया है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। लेकिन रियलिटी ये है कि वो मैंडेट जो है ना, जो जब डब्बों में जाता है तो वहाँ से जब निकल के गिनता है तो उसमें चेंजेस आ जाती हैं। इवन अब ये कहते हैं कि 2024 में जो है कि क्या केपी में इलेक्शंस रिग नहीं हुए थे? बिल्कुल रिग हुए थे।
केपी में बहुत सारी जगहों में पीटीआई के उसी तरीके से सर वो तो ठीक है, आपकी काफी सारी बातों से इत्तेफाक भी है और आगे वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर तय भी हो जाएंगे ये जो इंतखाबी उतरदारियों के मामला हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन थी जिसकी तरफ मैं सिर्फ इशारा कर रहा था, वो आपने बेहतरीन जवाब ये दे दिया कि एक विश है लेकिन साथ ही साथ एक रियलिटी भी है। मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि जो आर्मी चीफ साहब की एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि हमारा जो सब्र है वो लामहदूद नहीं है, उसे आजमाया ना जाए, फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव्स उन्होंने यूज किए रिगार्डिंग द 9 मई एक्यूज्ड, और उसमें आपकी जमात की सीनियर लीडरशिप इमरान खान साहब की तरफ भी इशारा महसूस हुआ। क्या आप नहीं समझते कि ये जो इतनी सख्त टोन अब इदारे की तरफ से भी आ गई दैट दे डोंट वांट टू टॉक, वो इस वजह से भी हो सकती है कि जो उनके बारे में नाम लिया जाता है, जैसे टेलीग्राफ के अंदर इमरान खान साहब का मजमून आ गया, उससे पहले भी एक आई गेस इकोनॉमिस्ट में आया, और फिर जेल के अंदर भी जो सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू करते हैं वो सिंगल आउट करते हैं और बड़ी सख्त किस्म के एक्यूजेशंस है, प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वजह से हो। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मेरी नज़र में मैं एक मिसाल देता हूँ। घर में जब जो सबसे बड़ी पोजीशन में या बड़ा भाई होता है या बाप होता है या कोई ऐसा शख्स होता है जो उस पोजीशन को करता है, ये याद रखें उस पोजीशन में जो स्ट्रेंथ वाली पोजीशन होती है ना सर, वो तो कहते हैं ना कि आपके पास सबूत कोई नहीं है और आप इस तरह के इल्जामात, और फिर एक रिफ्ट, ये कहा गया वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी और प्रेस रिलीज में भी है कि रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है फौज और अवाम के दरमियान में, और अनफाउंडेड एलिगेशन फौज और अवाम के दरमियान। एक बात बता देता हूँ, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, आप मेरे दिल में फौज के लिए नफरत नहीं पैदा कर सकते। अभी हमसे आपको पता है कि चीफ जस्टिस ने हमारे साथ ज्यादती की, हमारे बल्ले का निशान लेके, ये उस अवाम के साथ ये उनका हक उन्होंने हटाया है। ये जब सारी चीजें जब हम देखते हैं तो मुझे एक बात बताएं, हम इंसान हैं, जब हमारा हक लिया जा रहा होगा हम खामोश बैठे रहेंगे? हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे? ठीक, अवाम कब तक खामोश बैठी रहेगी? अगर आप एक, अल्लाह ताला ने आपको एक पोजीशन पे बिठाया हुआ है जहां अल्लाह ताला ने आपके हाथ में एक लाठी दी हुई है, मुझसे हिसाब किताब होगा अपनी जगह। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, और बेशक तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो आज आप जिस जगह पे बैठे हो वहां पे आपके अंदर सब्र भी ज्यादा होना चाहिए, आपके अंदर रहम भी ज्यादा होना चाहिए। आपकी पॉलिटिकल, आपकी फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं सर। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब इज रेडी, मतलब वो जो ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए, मफहूम कुछ इस तरह का है। अगर आप कहिए तो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, उस पर जरा आपका कमेंट चाहूंगा, प्लीज दिखाएं जी। मोहम्मद साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तैयार हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। आपकी पार्टी में आजकल है कि नहीं है? वैसे फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, वो तो ये कहते हैं कि मैंने पार्टी छोड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ से बात हो सकती है। व्हाट्स योर टेक? इसमें तो कोई शक नहीं, एक टावरिंग पॉलिटिकल फिगर नवाज शरीफ हैं तो सही। देखिए, इस तरह है कि अगर फ़र्ज़ करें, पहले तो मुझे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ के इख्तियार में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस राना सनाउल्लाह, जिन्होंने मेरे लिहाज से, जब मैं राना सनाउल्लाह के पुराने बयानात सुनता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, तो मेरी नज़र में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राना साहब, मेरी नज़र में ही इज़ द मेन मास्टरमाइंड बिहाइंड 9th में। आई एम सॉरी टू से दैट थिंग, लेकिन मेरी नज़र में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा अपना तज्जिया गलत भी होगा, लेकिन मेरी नज़र में जो सारा कुछ हुआ था उनके बयानात की बेसिस पे कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे, और हम किसी भी हद तक जाके कुछ भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट यू, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और मैंने देखा है पंजाब पुलिस का जो रोल था इस सारे टाइम के दौरान में, मैंने वो सारा देखा है, मुझे उससे ऐसा था। लेकिन चलो, कमिंग टू एट दिस टाइम, जो राना साहब कह रहे, देखिए उन्होंने 2-3 चीज़ें की हैं। उन्होंने एक बात बताई है कि गवर्नमेंट इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, या तो गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं या वो टोटली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, ठीक है। अब बात आ जाती है मियां नवाज शरीफ साहब, अगर वो कर सकते हैं, व्हाई डज ही हैव टू वेट? उन्होंने वेट किस चीज का करना है? वो ये चाहते हैं कि उन्हें ये जिद के मोहब्बत की भीख मैं मांगू, तो मुझे ये जिद के तकाजा मेरा उसूल नहीं। अगर आप समझते हो कि ये गलत हो रहा है तो आगे बढ़ो, अंडू करो जो आप समझते हो आपकी तरफ से गलत हुआ था, या आप समझते हो कि जनरली गलत हो रहा है, अंडू करो। जो केसेस, पॉलिटिकल केसेस आपकी पार्टी ने वाइल बीइंग इन द पावर किए हैं, उनको अंडू करो। ठीक।
उनके ऊपर से जैसे नैब वालों ने आपके सामने खड़े होकर कहा कि हम अपने केसेस वापस लेते, उसी तरीके से गवर्नमेंट आके कहे कि जी हमने ये एक बंदे के ऊपर 19 केसेस किए हुए हैं, यहां से निकलते हैं वहां डाल देते हैं, खत्म करो। एक बंदे के ऊपर 200 केसेस किए हुए हैं और उसमें घटिया तरीन केसेस आपने किए हैं जिसमें इद्दत केस है, खत्म करो। पता तो चले कि आपका क्या है। ख्याल है जुबानी देखें, अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट ट्रस्ट यू। अगर आप समझते हो कि आप हमसे बात कर, देखिए बात ये हो जाती है जो लीडर होता है। मैं आपका पॉइंट समझ गया सर। आज से कोई गुफ्तार के गाजी ना बने, किरदार के गाजी बने, कुछ करके भी दिखाएं पहले और उसके बाद फिर अपनी सिंसेरिटी अपने एक्शंस के साथ शो करें। दिस इज व्हाट एंड फेयर इनफ, बात आपकी दुरुस्त है। एक बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, PMLN के लीडर है। उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं करते ये, सिर्फ लिप सर्विस से क्या होगा, कुछ बाकायदा कीजिए ताकि पता चले कि सीरियसनेस कितनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, जो एक बड़ी पार्टी है इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, इन मामलात को रिजॉल्व करने में। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान हम उनको सुनवा रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का वो तैयार हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। उससे पहले वो ये कह चुके हैं कि हम खुद पहल करेंगे, लेकिन गिला ये आता है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये सिर्फ जुबानी जमा खर्चा है, कोई ऑन ग्राउंड कोई बाकायदा कुछ एफर्ट की जाए जिससे सिंसेरिटी शो करे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में आप लोग और मैग्नानिमिटी दिखाना, बड़ापन दिखाना और पहला कदम लेना आपका काम है जो नहीं लिया जा रहा। क्या कहेंगे सर? यार देखें, ये उनकी रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन उनको अपने गिरेबान में देख के अपने रवैये को भी बदलना होगा। पॉइंट ये होता है कि पॉलिटिकल गेम में आपका गिव एंड टेक होता है, आप मेल मुलाकात करते हैं। आई एश्योर यू, जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम चल के जाने के लिए तैयार हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब की आप सिर्फ गुफ्तगू पे ना जाएं कि वो कह रहे हैं कि ठीक है। आप ये देखें कि माजी के अंदर भी जब इमरान खान साहब का यही तौर तरीका था कि हाथ भी नहीं मिलाना, कुछ नहीं, और बहुत बिटर क्रिटिसिज्म थी, तो वो स्टेज से गिरे थे तो मियां साहब इनको पूछने चले गए थे। और इन एडिशन टू दैट बनी गाला में भी वो गए इनको मनाने के लिए। फिर ये नेशनल एक्शन प्लान बना तो वो गए। एंड आई कैन अश्योर यू, बिकॉज मियां नवाज शरीफ इज अ पॉलिटिकल बर्ड, ही अंडरस्टैंड्स कि हमने चीज़ों को डिसाइड करना है तो बैठ के करना है। तो देयरफॉर अगर आप बैठे, मसला ये है कि इनके जो केसेस हैं वो तो ना नून ने बनाए हैं ना नून हटा सकती है, वो तो अदालतों का मसला है। जहां तक आपस में तामन का ताल्लुक है वो पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी वर्किंग रिलेशनशिप। हम वो नहीं ये चाह रहे कि नून उनमें शामिल हो जाए या हम चाह रहे हों कि तहरीक इंसाफ इधर शामिल हो जाए, ये तो नहीं है मुमकिन। उनका एक अपनी पॉलिटिक्स है, हमारा अपनी पॉलिटिक्स है, नजरिया है। बट आई अश्योर यू कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, चूंकि इनकी इनसाइड सोच और थिंकिंग को मैं जानता हूँ, दे आर ऑल आउट फॉर टॉकिंग टू एनीबॉडी, और उसके लिए कि मुल्क आगे चले। जनरल साहब, वो जो आप कह रहे थे कि आप केसेस नहीं बनाए, वो अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट के दौरान, जब PDM गवर्नमेंट थी, जाहिर है कि आपकी जमात भी उसमें अहम रोल में थी, शहबाज शरीफ साहब स्टेयर कर रहे थे मुल्क को, उसके दौरान वो कहते हैं बहुत से केसेस बने हैं जिन पे उनका ये कहना है कि जाली केसेस हैं, झूठे केसेस हैं। उसके अलावा कुछ बहुत सारे केसेस तो हमें ऐसे पता ही है ना कि ये सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके ऊपर एक FIR हो गई है, यहाँ पे चौक के अंदर खड़े होकर किसी ने लाउड स्पीकर बात की, उस पर FIR हो, तो बहुत सारी प्लेथोरा ऑफ FIRs हैं। वो कहते हैं कि इनको तो वापस लीजिए जो आपकी गवर्नमेंट के दौर में बने थे। या देखें, पॉइंट ये है कि जो PDM की गवर्नमेंट थी वो भी नून की गवर्नमेंट तो नहीं थी, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, और जो केसेस ऐसे बने हैं ना एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, गलत बने हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। कोई भी सेन पर्सन उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड हम भी अपील करेंगे सारे स्टेक होल्डर्स को कि जो तो ऐसे पॉलिटिकल केसेस होते हैं, लोग बनाते हैं, जैसे इनके खिलाफ बने। आपको देखा ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या हुआ, और एक लंबी लाइन है, कोई लीडर बचा नहीं था जिसको अंदर नहीं किया, और उन सारों को रिहाई हुई है। तो मैं ये अश्योर करता हूँ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिनके खिलाफ भी केसेस हैं, अगर उनकी कोई ग्राउंड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाएंगे जब वो अदालत के अंदर जाएंगे। दे शुड रेस्ट अश्योर्ड, दे शुड परस्यू देम,
और ऑब्वियसली कोई ग्राउंड्स ना हो तो वो खत्म हो जाते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं, बात खत्म तो हुए। दुरुस्त है सर। ये कहा जाता है फिर पीटीआई की तरफ से कि ये आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन ये वहीं से आते हैं। वो कहते हैं कि आपके पे स्केल से ऊपर की बात है, आप जब कर ही नहीं सकते इसके बारे में तो फिर हम आपसे बात क्या करें। नहीं, ये हम नहीं कर। देखिए ना, देन व्हेन यू से दिस तो दैट मींस यू आर नॉट ओनली अंडरमाइनिंग योर पॉलिटिकल एक सिस्टर पार्टी को, बट यू आर आल्सो अंडरमाइन द जुडिशियल सिस्टम कि जी वो भी नहीं, उनको तो अंडरमाइन नहीं केसेस करते बनाए। सर। हाँ, नहीं, उनको मैं undermine ये नहीं कर कहता रहे, हूँ वो ना आपको कर रहे हैं। जी, देखे ना, वो जब वो कह रहे हैं ना कि आपसे ऊपर स्टेप के लोग, तो ऑब्वियसली देखिए ब्लेम तो लोग करते हैं ना, ये मतलब इसको तो हाइड करने की बात नहीं है। ये तो इमरान खान साहब अपनी तकारीर में कह चुके हैं। इन्होंने जो अभी लेटर लिखा है वो इंटरनेशनल एक न्यूज़पेपर को, उसमें जिक्र किया है। तो मेरा मतलब है इनको भी ये चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ मुल्क के अंदर रह के 100 चीजें होती हैं, कई ठीक होंगी, कई ठीक नहीं होंगी। उनको हल करने का भी एक तरीका है कि हिकमत से, और आप एक सियासी बसीरत के साथ, और आप बैठ के मसाइल को हल करें। नोबडी वांट्स कि मुल्क में दंगल रहे। सारे ये चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और एक सिस्टम ऐसा हो कि हम आइन की पासदारी पे और जमहूरियत को मजबूती के ऊपर सबका ईमान हो और हम उसको चले। और उसकी बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि पॉलिटिकल लोग आपस में बैठ के वो करें। आई कैन अश्योर यू कि फिर अल्लाह के करम से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और कोई भी सेन मशवरा यही होगा जो आप बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने 9 मई के रोज एक दफा फिर रीइटरेट किया, और उन्होंने फिर कहा कि ये एक सियासी जमात ही नहीं है, दहशतगर्द जमात है। अब वो किया होगा जो 9 मई के हवाले से रिपोर्ट भी कैबिनेट में पेश हुई, उसमें कोई 100, 200, 300 इससे ज़्यादा लोग नहीं है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि, और आर्मी चीफ ने भी उसका जिक्र किया कि प्लानिंग तो कहीं पे थी, बाकी तो काफ़ी सारे लोग बीच में वो कैनन फॉडर के तौर पर इस्तेमाल हो गए। लेकिन सवाल सर यहाँ पे है, जब एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर एक सबसे बड़े सूबे की वजीर आला ये कहें कि ये तो दहशतगर्द है, और वो लपेट दें उन तमाम वोटर्स को भी, करोड़ों वोटर्स को जिन्होंने उस जमात को वोट दिया है कि ये दहशतगर्द है सब के सब, तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मसला ये है कि उन वोटर्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं जो इन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, हमें वोट दिया या अपोजिशन को वोट दिया या तहरीक इंसाफ को वोट दिया। जब आप किसी चीज में मुलव्वस हो जाते हैं और फिर आपको कानून के कटहरे में तो आना पड़ता है और फिर आपको जवाबदेह होना पड़ता है। इनमें से जितने लोग इन्वॉल्व हैं और वो उनको जाके अदालतों में अपना करना पड़ेगा। मैं अगले दिन भी एग्जांपल दी है कि अमेरिका के अंदर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में वोट देके प्रेसिडेंट निक्सन को बनाया गया था, लेकिन जब उनके खिलाफ एक केस बना वाटरगेट स्कैंडल का तो उनको रिजाइन करना पड़ा। इसका ये मतलब ये नहीं था कि जब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कह रही थी या अदालतें कह रही थी कि इम्पीच हुए सर, बाकायदा इम्पीच किया गया था, अब प्रूफ किया गया था। मेरा मकसद ये है कि अब लॉ से अबव कोई भी नहीं है। वो एक माइनॉरिटी पार्टी का लीडर है या मेजॉरिटी का लीडर है, बड़ा लीडर है या छोटा लीडर है, वो गलती करेगा तो उसको अपने आप को क्लियर अदालत में ही कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इल्जामात हैं। जब ये कन्विक्शन हो तो फिर पता चलेगा, और उसके अंदर उनको दे शुड हैव द ट्रस्ट कि अभी तो मसला पाकिस्तान में ये है कि जो केस आपके हक में हो उसमें आप बल्ले बल्ले कर देते हैं, जजेस को भी शाबाश देते हैं। जो चीज आपके अगेंस्ट चली जाए उसमें आप कहते हैं कि ये भी आपकी बात ठीक है सर। अब बड़ी आपने दिलचस्प मिसाल दी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि जिन्हें इम्पीच किया गया वाटरगेट स्कैंडल के अंदर। वहां पे अच्छा वो सबके सामने हुआ एक मामला, दूसरा मामला ये हुआ कि वहां पे सबूत रखे गए, ऑडियो टेप्स उसके अंदर सुनवाई गई। यहां पे भी कहा जाता है कि हमारे पास हर तरह का प्रूफ मौजूद है। 1 साल गुजर गया, डीजी ISPR साहब खुद मगमूम है कि 1 साल में अभी तक सजाएं क्यों नहीं है। वजीर आजम साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, मतलब, और आप सबसे हैरान उनसे ज्यादा हम लोग हैं अवाम कि यार 1 साल हो गया, सबूत सारे मौजूद हैं पास, आप हर दफा कहते हैं नाकाबिले तरदीद है, तो फिर सजाएं क्यों नहीं हो रही सर? यही वजह है कि फिर लोग पॉइंट करते हैं अपने जुडिशियल सिस्टम को जो प्रोसेस करता है। अब देखिए, कत्ल के मुकदमे भी 25-25 साल चलते हैं। सर जुडिशियल सिस्टम तो पहले ही कह रहा है कि हम पे प्रेशर्स हैं, वो तो आपके सामने ही है। देखिए ना, वो भी हाई कोर्ट की बात है, अभी लोअर जुडिशरी की तो क्या ही कहने। नहीं, क्या कहने, मसला ये है कि कोर्ट के को प्रेशराइज करने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और जो बंदा वहां बैठा है वो पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज कर सकता है और सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। अदालतें अगर अपना रोना आवाम के आगे रोएंगी तो फिर जुडिशल निज़ाम आपका कहाँ है? तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि उसमें अदालतों को भी बिल्कुल ना किसी की सुननी चाहिए,
दयानतदारी से इंसाफ करना चाहिए। लेकिन आपने देखा ना अदालतों में भी आपने गुड टू सी यू वाला माहौल भी था, और आप हर तरह के हर केस पे, इस केस में भी आप पकड़ नहीं सकते, आइंदा भी कोई केस हो तो नहीं पकड़ सकते, वगैरह वगैरह। जल साहब अब तो नहीं रहा, तो मतलब अब तो जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने तो पॉलिटिकल पार्टी से उनका इंतखाबी निशान तक ले लिया था। कहीं इशारा इस तरफ तो नहीं है सर कि ये यहाँ पे केसेस नहीं चलने चाहिए, वो जरा मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला पहले ठीक करें, वहीं पे चलाने हमने, इस वजह से कुछ वेट हो रहा हो, ये वजह तो नहीं सर? नहीं देखिए नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप देखिए ना, अभी ये जो आपका कुलभूषण यादव है जी, ये सिविलियन बंदा है और इसका ये इन्वॉल्व हुआ तो उसको कोर्ट के अंदर जाएगा। इसी तरह आपके जो सिविलियन पेड आउट ऑफ डिफेंस हैं उनकी तरफ से अगर कोई हो, और प्लस अगर बाकी तो जो नॉर्मल सिविल केसेस हैं वो सिविल में ही जाते हैं। हमारा अगर कोई कत्ल भी हो जाए ना फौज में किसी आर्मी के जवान से या ऑफिसर से, तो उसका केस ये नहीं होता कि फिर कोर्ट मार्शल में होता है, उसका केस फिर सिविल अदालत में ही जाता है और सिविल अदालतें फाइल करते हैं। लेकिन जब आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट्स, आपने देखा शोधा के स्टैच्यूज के ऊपर, बेसिस के ऊपर, जीएचक्यू के ऊपर अगर हमला हुआ तो इसमें तो नाकाबिल मुआफी है ना ये मसला। तो दैट इज द रीजन के, लेकिन वो प्रोसिक्यूट तो अदालत में ही होना ना सर, या वो तो फिर होना और फिर उसका अदालत में आना है, फिर उसका अदालत के अंदर आना है, तो फिर उसको जाना चाहिए ना, बजाय इसके उसका स्टे दे के आप 1 साल गुजार दें। नहीं, अदालतों में तो स्टे नहीं है, चालान तो हो चुके हैं, उसके बाद आगे वो मूव होना चाहिए था। एनीवेज सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये पूछना था कि जो ये तहरीक इंसाफ पर कहा गया, राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ वो कहते हैं कि बात करने को भी तैयार हैं, नवाज शरीफ साहब उनकी रिहाई को तैयार हैं, साथ वो कहते हैं कि इनकी सियासी सरगर्मियों पे बैन लगाने के लिए भी हम बड़ा संजीदगी से गौर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जा सकता है। ये कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है सर? जी कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए मसला ये है कि एज ए पार्टी उनके जो लोग काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट में, सेनेट के अंदर है, उन्होंने सारे इलेक्शंस में हिस्सा लिया, स्पीकर्स के, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ, तो वो तो चल रहा है मसला, वो तो उधर चले। लेकिन अगर पार्टी बहसियत पार्टी को ऐसा फैसला करती है कि हम दोबारा अटैक करने को तैयार हैं, तो फिर मसाइल है ना। अभी उनकी चीफ मिनिस्टर केपी के बयानात जो है वो हौसला अफजा बयान तो नहीं है, वो तो जोड़ने वाले तो नहीं है कि मैं आऊंगा तो मैं गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लूंगा। अभी ये इस तरह पॉलिटिकल लैंग्वेज ये है ही नहीं। आप हमेशा अदालतें हैं, आईन है, पार्लियामेंट है, आपकी असेंबलीज है, उनके अंदर बैठ के आप अपना व्यू पॉइंट देते हैं और पब्लिक समझते हैं, और पब्लिक जिधर मर्जी है फिर वो वोट देते हैं अगर वो कन्विंस हो। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से करनी है नंबर 1, और फिर दूसरी पार्टीज को बिल्कुल आपने वो पर्सोना नॉन ग्राटा समझना है, काम नहीं करने देना, हल्ला बोलना है, दावे की बात करनी है, धमकी देनी है, तो फिर रेफरेंस तो फैसला तो अदालतों ने करना होता है। दूसरी पार्टियों को ये राइट तो है ना कि वो कहें कि जी देखो ये क्या कर रहे हैं। ऑल्दो एज ए लास्ट रिजॉर्ट किसी पार्टी के ऊपर को बैन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स की जो डिमाइज है वो सिर्फ पॉलिटिकल ग्राउंड में ही होनी चाहिए और हो सकती है, अदरवाइज वो फिर और ज्यादा बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब जनरल साहब, मैं वैसे आखिरी कह के मैं एक और आखिरी आपसे पूछ लेता हूँ, मेरे जहन के अंदर आगे एक सवाल, जो निगरान गवर्नमेंट के दौर में 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट बनी जो कि अभी 1-2 दिन पहले कैबिनेट में भी पेश हुई, उसके अंदर सर बहुत सारे लोगों के नाम हैं कि ये लोग प्लानर्स हैं, ये अबेटर्स हैं, इन्होंने इंस्टिगेट किया, सब कुछ किया। अच्छा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उनके नाम बीच में से निकल गए, ये कैसी कमाल बात है? फिर हम कहें कि आईनो कानून के मुताबिक हम चीजें चलाएं? ये देखो, ये जरूर इसके ऊपर देखना होगा कि अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। देखे ना, इंटरम 1-2 के अलावा बाकी सब के निकल गए। हाँ, 1-2 के लोगों के हैं जो अभी भी हुकूमत के अंदर हैं और जो छोड़ के चले गए वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अभी ये रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट को रिकंसिडर करना चाहिए, देखना चाहिए। और इसके अंदर एक और भी बात है, यानी इसमें ये हाईलाइट नहीं हुआ, उसने ये बताया है कि लीडर ने लोगों को गुमराह किया और फिर आगे जो सेकंड टीयर लीडरशिप है उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, मूव किया, मैसेजेस किए, उनकी टेप्स मौजूद है। और थर्ड ये है कि हुल्लड़बाजी पे चंद लोग आपेश पेश थे, कुछ साथ फोल्डर के तौर पे पिस गए, लेकिन ये गए पॉइंटेड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड टारगेट के ऊपर, और ये था।
ना आप दुरुस्त उसमें बात ये है सर, mention- लेकिन वो तो अक्रॉस द बोर्ड जो उस दिन मौजूद था वहां पे, जो तकरीरें कर रहा था, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो वो नहीं निकल सकता ना। अदालत का काम तो ये नहीं ना, अदालत ने तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करना है और इंसाफ करना है, और वो होता नजर आना चाहिए। और एक छोटी सी ये साथ इसी के आपने जो बात की कि मतलब ऑडियो टेप्स मौजूद हैं जो इलीगली टैप किए गए हैं सर, वो अदालत में पेश हो सकते हैं एज एविडेंस? जी हाँ, देखिए वो इलीगली तो नहीं हो सकते ऑब्वियसली, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड है लोगों का, बिल्कुल ठीक। जो आप देख ले हैं कि वो कर रहे हैं, वो उनको तो श्योरली आपको दे सकते हैं ना। और जो टेप्स सोशल मीडिया पे आए हैं, उनको भी जो लोग इसको परसू करते हैं केसेस को, उनको ये पता होता है कि किस चीज का कितना वेटेज है। लेकिन ये तो दिन की रोशनी के अंदर आपने देखा कि इवन जो इंडियन, मैं सुन रहा था एक मेजर की, लेकिन उसने कहा कि वो शोधाक का जो इन्होंने किया ये अनबिलीवेबल है कि शोधाक जो जिनकी साइटेशन भी हमने लिखी है उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा, तो ये क्यों नहीं किया? तो ये है नहीं बिल्कुल है। अब इसके ऊपर द कोर्ट शेल द कोर्स ऑफ लॉ जो है इट शेल टेक इट्स एक्शन। बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कयूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।